Namaskaram and good afternoon. Let's start with the today's capital expenditure and revenue expenditure question answer first. And once we are done with the question answer, we'll move to the another unit. So it was very easy chapter, capex and opex, difference between two, and capital receipt and revenue receipt. We'll go through few questions. I was just talking to the Saili in operation room just a couple of minutes back, and she said, "Sir, chapter number 1 में से ये तो आता ही आता है exam, capital expenditure and revenue expenditure. So I don't do the past examination analysis and all, but she had done it. तो उसने बोला कि सर इसमें तो आता ही है. इनफैक्ट उसके एग्जाम में भी 5 मार्क का क्वेश्चन आया था. दिस इज व्हाट शी सेड. ठीक है. तो समरी क्या है देखो, एकदम सिंपल सी बात. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये तो पता ही आपको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू आइटम हो, वो आपके पीएनएल में चले जाते हैं. एक्सपेंसेस होंगे तो यहाँ पे और रेवेन्यू होगा तो यहाँ पे. Account while capital expenditure are placed on the asset side of the balance sheet since they generate benefit for more than one accounting period. तो सर ये प्रॉफिट एंड लॉस में कभी आते हैं कि नहीं? कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे तो असेट में लिखोगे, तो ये कभी यहां से ट्रैवल करके पीएनएल में आते हैं क्या? आते हैं ना, हर साल आते हैं, थोड़ा थोड़ा आते हैं. उसका ही नाम क्या होता है? डेप्रिसिएशन. और इनटेंजिबल असेट होगा तो इसका ही नाम क्या हो जाता है? अमोर्टाइजेशन. तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी राइट ऑफ करते हैं, ऐसे में समझो कि राइट ऑफ नहीं करते. लेकिन एक होता है इमीडिएट राइट ऑफ और एक होता है ओवर द पीरियड ऑफ राइट ऑफ, डेफर्ड राइट ऑफ, डेफरल. ठीक है ना. तो ये बातें क्या होती है सर कि इमीडिएट राइट ऑफ मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो हम मानते हैं कि उसका बेनिफिट इसे साल मिला है, ऐसे मान लो और खत्म कर दो उसको. आपको बैलेंस शीट में असेट बना की जरूरत नहीं है. हाँ, लेकिन अगर आपने बिल्डिंग बनाई है तो कम से कम 25 से 30 साल तो बेनिफिट होगा. अब आपको इसको धीरे धीरे डिप्रिशिएट करना पड़ेगा. ठीक है ना. कंप्यूटर लिया तो मिनिमम 5 साल बेनिफिट होगा. किसी का पेटेंट कॉपीराइट लिया है तो कम से कम उसके जो लीगल राइट होता है आपका 8 साल 10 साल जो भी उसके अग्रीमेंट में लिखा होगा उतना आपको बेनिफिट मिलेगा. फर्नीचर है तो 10 साल तक का बेनिफिट मिलेगा. ऐसा हमारा कुछ अजम्पशन होता है, कुछ कैलकुलेशंस होते हैं और उसके बेसिस पे हम डिप्रिसिएशन कंप्यूट करके थोड़ा थोड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर हम राइट ऑफ करते हैं. और उसका लॉजिक बताने के लिए मैंने आपको पार्ले का एग्जांपल बताया, गुरुकुल का भी एग्जांपल बताया कि पहला पार्ले जी अगर 1 करोड़ 4 रुपए का होगा तो कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे सारा कैपेक्स हुआ था. तो एक प्रोडक्ट को आप कैपेक्स नहीं चार्ज कर सकते, आपको ओवर द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक लाइफ उसको धीरे धीरे चार्ज करना पड़ता है, तब जाके आपको जेन्युइन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिलेगा. और ये सब कुछ बेस है मैचिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर. किसके ऊपर बेस्ड है? मैचिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर. आप समझ रहे हो ना मैचिंग कॉन्सेप्ट क्यों? सर वो थोड़ा लॉजिक बताइए, आपने क्यों मैचिंग क्यों बोला? अब मुझे बताइए, इस साल का जो मैंने रेंट भरा होगा, इलेक्ट्रिसिटी भरा होगा, सैलरी दी होगी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया होगा, वो तो आप ही के बैच के लिए किया है इस साल का, तो वो आप ही से रिकवर होना है. ठीक है ना. लेकिन जो ये बेंचेस बनाए, प्रोजेक्टर लाया, लैपटॉप लाए, ऑफिस का सेटअप बनाया, इसका खर्चा भी आप ही से रिकवर करूं कि इसका बेनिफिट हमको अगले 10 साल में भी मिलने वाला है? 10 साल में. तो खर्चा भी किससे रिकवर होना चाहिए? अगले 10 साल में जो कस्टमर्स आएंगे उनसे रिकवर होना चाहिए. इसलिए उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल के हम पीएनएल में रखते हैं. ऐसे नहीं कि आपसे बिल्कुल भी रिकवर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना. 1/10 कॉस्ट आपसे रिकवर करेंगे या 10% का कॉस्ट आपसे रिकवर करेंगे. क्यों? कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को रिकवरी करने का हेल्प किया, तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी रिकवर करना है और उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट के लिए भी आपको रिकवर करना है. तो आप एक्चुअली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को 3 चीजें देते हो: कॉम्पेंसेशन फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, कॉम्पेंसेशन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड लास्टली लिटिल बिट ऑफ प्रॉफिट मार्जिन. क्योंकि ये सब कुछ वो कर ही रहे, क्योंकि क्या कमाए हो? प्रॉफिट कमाए. तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑर्गेनाइजेशन हर कस्टमर से दोनों एक्सपेंडिचर या तीनों कंपोनेंट रिकवर करती है: ऑपरेटिंग कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट मार्जिन. ओके. तो क्योंकि वो बिल्डिंग का बेनिफिट आपको आगे आने 10 साल में होने वाला है, फर्नीचर का बेनिफिट 10 साल में होने वाला है, तो खर्चा अगर एक ही साल में करोगे और बेनिफिट अगले 10 साल मिलने वाला है तो मिसमैच हो जाएगा ना. इसलिए हम खर्चा भी 10 साल में बुक करते हैं. तो वी आर मैचिंग द एक्सपेंसेस विद द रेवेन्यूज, matching the expenses with the, and that's the reason the concept of depreciation emerge. इसलिए हमारा AS10 बना. AS10 क्या है? मैंने आपको बार बार बताया, AS के नाम याद रखना चालू करो. AS10 क्या था? PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. इसी AS में कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्रिसिएशन लिखा गया है. तो ये डिप्रिसिएशन तो आपको पता ही है, लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड जो है, जो कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट से डिप्रिसिएशन बाहर आया है, उस मेन कॉन्सेप्ट का नाम है मैचिंग कॉन्सेप्ट. वी आर ट्राइंग टू मैच एक्सपेंसेस ऑफ रिलेवेंट पीरियड
with the revenue of that particular period or revenue of that particular period with the expenses of that period. आप समझ रहे हो ना? चलो आगे चलता हूँ. Prepaid expenses are future expenses that have been paid in advance. These are shown in the balance sheet. Prepaid expense आपको पता ही है क्या होता है. Receipt obtained should be classified between revenue receipt and capital receipt. मैंने ये बता दिया था आपको, बहुत अच्छे से बताया कि जो रिकरिंग होता है वो रेवेन्यू रिसीट होता है. लमसम में आपने अगर सोर्स ही बेच दिया तो कैपिटल रिसीट होता है. आगे जाओगे तो मैं बताऊंगा इसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है और इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगता है ना. सी एंटर में आओगे तो मैं बोलूंगा कैपिटल रिसीट होगा तो कौन सा टैक्स लगेगा? कैपिटल गेन टैक्स. और नॉर्मल इनकम कमाओगे तो उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा? इनकम टैक्स. ठीक है, चलो आगे चलता हूं. ट्रू एंड फॉल्स, सच और झूठ का सामना देखते हैं. The nature of business is not important. The nature of business is not important criteria in separating expenditure between capital and revenue. सही है कि गलत है? फॉल्स है. क्यों? क्योंकि मेरे लिए फर्नीचर जो है फिक्स असेट है, लेकिन फर्नीचर की दुकान वाले के लिए फर्नीचर स्टॉक इन ट्रेड है ना. अरे रेवेन्यू फर्नीचर कैपिटल कैसे होगा फर्नीचर के लिए? तो मेरे लिए बिल्डिंग क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर. लेकिन जो रियल एस्टेट डेवलप कर रहा है उसके लिए बिल्डिंग बनाने का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. आप समझ रहे हो? मेरे लिए इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी वगैरह मैं लूंगा तो कैपिटल. लेकिन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का ही दुकान होगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर चेंज होता है ना, डेफिनेटली चेंज होता है. ठीक है ना. नेक्स्ट, तो ये फॉल्स है. एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेजर रिपेयर ऑफ एन एसेट as to increase the productive capacity is the revenue in nature. प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ गई. मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया था कि ये स्टैंडर्ड कैपेसिटी होती है. आपने ऐसा कुछ रिपेयर मारा कि आपकी कैपेसिटी शूट हो गई, नॉर्मल से ऊपर चली गई, तो कैपिटल है ना, तो आपकी कैपेसिटी बढ़ गई, तो ये रेवेन्यू हो ही नहीं सकता. इधर कैपिटल वर्ड आना चाहिए, तो ये भी फॉल्स है. अमाउंट स्पेंट एज अ लॉयर फी टू डिफेंड द सूट क्लेमिंग दैट फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू द प्लेंटिफ लैंड इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. नहीं, इसके ऊपर मैंने आपको बताया था. आपके ऊपर आप केस करके खाली मेंटेन कर रहे हो, ये मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है. नई बिल्डिंग एग्जिस्टेंस में नहीं आई आपकी, पहले से ही वो बिल्डिंग और जमीन अपनी ही पास थी. आपके ऊपर खाली किसी ने केस किया था कि नहीं ये आपकी नहीं है, ये मेरी है. आपने खाली उसको फाइट करके बोला नहीं नहीं ये मेरी ही है, और कोर्ट में आपके फेवर में जजमेंट आई क्योंकि आपके एविडेंस, आपके गवाह, आपका सब कुछ था. आपके पास आपने कैश में पैसे नहीं देते, अपने बैंक में पैसे दिए थे, रजिस्ट्री करके रखी थी, तो ये सब कुछ आपने करके रखा था. तो कोर्ट ने डॉक्यूमेंट देके आपके फेवर में जजमेंट दे दिया, नहीं जी आपकी ही प्रॉपर्टी है. तो आपने प्रॉपर्टी अक्वायर नहीं की, पहले से ही आपके पास थी. वो कोई छीनना चाहता था, उसको आपने छीनने नहीं दिया. So it's not a capital expenditure, it's a revenue expenditure. Very basic reason, because new property is not emerged. कोई नया प्रॉपर्टी बना के इस केस में से नहीं. वही दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, इसका एक अपोजिट क्या होता है, आपने लड़के प्रॉपर्टी लिए ना. मैंने बोला आपके साथ स्कैम हुआ था, 3 लोगों को प्रॉपर्टी बेची गई थी, और बाद में अपने कोर्ट में केस फाइल करके वो प्रॉपर्टी जीत के लिए, तो नया एसेट आपने अक्वायर किया. अब वो जो लीगल फी भरी होगी नई प्रॉपर्टी लेने के लिए, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आप कॉस्ट में ऐड कर सकते हो. ठीक है ना. तो ये तो इसको हम मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बोलते हैं, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, और इसको क्या बोला जाएगा? रेवेन्यू इन नेचर. ये कैपिटल नहीं है, तो ये भी फॉल्स है. ठीक है ना. आगे चलता हूं. अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वन आउट पार्ट. नया नहीं लाया आपने, कैपेसिटी नहीं बढ़ाया, खाली वो क्या हो गया, आपने रिपेयर किया. डेफिनेटली आपका मशीन अच्छे से ऑपरेट करेगा क्योंकि पार्ट एक खराब हो चुका है. जैसे आपकी गाड़ी है तो जो ब्रेक पैड है वो घिस घिस के जा चुकी है, ब्रेक मारते हो तो नहीं लग रहा है, तो आपने नई ब्रेक पैड डाली उसमें, तो क्या होगा, अब ब्रेक लगना चालू हो जाएगा. तो मैं नहीं बता रहा हूं कि बिल्कुल इंप्रूवमेंट नहीं होगा, इंप्रूवमेंट होगा क्योंकि पहले स्टैंडर्ड से नीचे उतर गया था, फिर आपने रिपेयर किया तो अप टू स्टैंडर्ड तक तो जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड से ऊपर नहीं जाएगा. तो ये मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है ना फिर से, तो इसलिए इसको कौन सा बोला जाता है? रेवेन्यू बोला जाता है. तो ये आंसर भी फॉल्स है. ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ, अगर ऐसा कुछ करते, इंजन की कैपेसिटी बढ़ती, फ्यूल इफिशियंसी बढ़ जाती, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो शब्द आपको याद रखने, देखो कुछ बार बार वही आने वाले. ठीक है ना. लीगल फी टू अक्वायर प्रॉपर्टी, देखो ये वाली बात नहीं हो गई. लीगल फी आपने खर्चा किया किसके लिए? प्रॉपर्टी लेने के लिए, तो छीन के लो या मांग के लो, लेकिन लेने के लिए नहीं. तो क्या हो गया, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है. मैंने एग्जांपल भी दिया, मेरी प्रॉपर्टी कल ही पता आपको 32.5 लाख का, तो क्या है, खाली जो हमने ओनर को पैसा दिया, बाकी जो 2.5-3 लाख रुपए हमने एडिशनल खर्चा किया पूरा का पूरा लीगल फी है. ठीक है. तो सारा का सारा क्या हो जाता है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है. नेक्स्ट, amount spent for construction of temporary huts which were necessary for construction of cinema hall were demolished and were cinema when the cinema hall was ready. ना कैपिटल ये तो राइट है. मैंने बताया था छोटे बड़ा सिनेमा हॉल बनने के टाइम पे सामने छोटे छोटे झोपड़े बनाए थे आपने. एक बार सिनेमा हॉल बन गया, अभी इसको निकाल दिया आपने. तो ये बनाया क्यों था? क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर वगैरह है उनको रहने के लिए कहीं ना कहीं तो जगह चाहिए, तो इसलिए वो बनाया गया था. तो यस, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर.
ये सही है। मनी स्पेंड 10,000 एज अ ट्रैवलिंग एक्सपेंस फॉर द डायरेक्ट ऑन ट्रिप्स अब्रॉड फॉर परचेस ऑफ कैपिटल एसेट। ये बताया था 10,000 रुपए का। ये नॉर्मल ट्रैवल है क्या? नहीं, ये मशीन लेने ही तो उसने ट्रैवल किया था, तो डेफिनेटली ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। चलो, amount spent of 5,000 as a lawyer fee to defend the suit claiming that firm's factories had belonged to the plaintiff land is a revenue अरे अभी तो गया 2 मिनट पहले, revenue expenditure। entrance fee of 2,000 received by Ram and Sham social club, entrance fee ये कैपिटल रिसीट होता है। अरे ये नालायक लोगों, तुम्हारा एनपीओ नहीं हुआ है क्या? एनपीओ हुआ है कि नहीं हुआ है? एनपीओ हो गया ना। एनपीओ में आपको पढ़ाया नहीं गया क्या? एंट्रेंस फी जो होती है वो कैपिटल होता है। अरे एंट्रेंस फी अब तब, एंट्रेंस फी कब भरता है इंसान? जब पहली बार मेंबर बनता होगा तब भरता है ना। और उसके बाद हर साल क्या भरता है? मेंबरशिप फी भरता है। एंट्रेंस फी इज अ कैपिटल रिसीट। अरे वो ट्रस्ट के लिए कैपिटल है, एंट्रेंस फी है वो। पहली बार आप अपना नाम लिखा रहे हो तो वो कैपिटल में जाता है। मैंने क्या बोला, समझा? हाँ, वो ये एनपीओ का है, यहाँ का नहीं है। लेकिन यहाँ से उसका खाली बताया जा रहा है कि एनपीओ में पढ़ लेना बाद में। अब हर साल क्या देगा? रिन्यूअल करेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? मेंबरशिप फी। मेंबरशिप फी जो होता है वो इनकम होता है एनपीओ का, ठीक है ना। और ये जो है एंट्रेंस फी जो है वो क्या होता है? वन टाइम होता है। एंट्रेंस फी हर साल भरोगे क्या? वन टाइम भरोगे ना, तो नॉन रिकरिंग है ना। हाँ, तो ये मेंबर बनने की फी है। मेंबर बनने की फी जो होती है वो कैपिटल रिसीट होती है, याद रखो ये चीज। सब्सिडी 2 टाइप की होती है, याद रखो। आप आगे आओगे इनकम टैक्स में तो मैं फिर से पढ़ाऊंगा ये सब मैंने बोला ना, ये सब इनकम टैक्स में बहुत काम आने वाला है मेरे। गवर्नमेंट आपको 2 टाइप की सब्सिडी देती है। मेरा एग्जांपल ले लो गुरुकुल का, ठीक है ना। तो गुरुकुल में मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग प्रोफेशनल एजुकेशन रूरल एरिया में ला रहे हैं। दिस इज व्हाट, अच्छा काम कर रहे हैं। प्लीज आप तो उसके विटनेस हो, आप उसके आउटपुट हो कि हमने हिम्मत करके हमने एक अच्छा काम किया है। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 2 से 2.5 एकड़ के ऊपर होने वाला है, जो मेन प्रोजेक्ट होगा। तो 2 से 2.5 एकड़ के ऊपर मेन प्रोजेक्ट होगा। उसके ऊपर हमारा क्या क्या होने वाला है? तो मैंने बोला बॉयज हॉस्टल्स होगा, गर्ल्स हॉस्टल्स होगा, फैकल्टी हॉस्टल होगा, ठीक है ना, स्टाफ क्वार्टर्स होगा, ये सब अंदर होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉर्पोरेट बिल्डिंग होगी। कॉर्पोरेट बिल्डिंग में काम किया जाएगा। और एक कॉलेज बिल्डिंग भी होगी। कॉलेज बिल्डिंग में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो तुमको यहाँ पे पिकनिक पे नहीं लाया जा रहा है हॉस्टल वगैरह बना के, चलो 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 पिकनिक पे जाते हैं। तो मेन पर्पज यहाँ पे आने का था कि कॉलेज बिल्डिंग, मतलब सुबह 5 बजे आपको, अभी मुझे एजुकेशन आपका सुबह 5 बजे चालू करना है, हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारा क्लास अभी कभी 7 बजे चालू होता है, कभी 8 बजे चालू होता है, कभी कभी आप नालायक लोग 9 बजे चालू करवा रहे हो, अभी बोलते बसेस कम है, ठीक है ना। फिर भी दिन भर आप यहीं पे रहते हो, आप फाउंडेशन वाले बच्चे हो। लेकिन मुझे पता है कि आप जैसे जैसे आगे जाओगे आपके पास दिन दिन भर पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा। फिर आपको दिन भर काम भी करना है और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग क्या करनी होती है? पढ़ाई करनी होती है। तो मैं चाहता हूँ कि फाउंडेशन से हमारा कल्चर वैसा बने कि जो आगे जाके जिंदगी भर करना है वैसे ही तो जीना चालू कर दो ना। तो अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई, दिन भर काम, फिर प्रैक्टिस, योगा, मेडिटेशन, सैटरडे संडे कुछ नई एक्टिविटी, नया स्किल सीखना, ऐसा कुछ एक कल्चर हम बनाने वाले हैं वहां पे। और उस अभी इसमें क्या होता है, टाइमिंग मैंने आपको बार बार बताया, ट्रैवलिंग में टाइम चला जाता है, घर वाले दिमाग शॉर्ट करते हैं अलग से, ठीक है ना। तो ये सब होते रहता है। तो आप अगर एक पर्टिकुलर कल्चर में आके रहोगे तो आपकी ग्रोथ की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। ऐसे नहीं कि घर पे रह के आप ग्रो नहीं करते हो, बट योर ग्रोथ इज वेरी लिमिटेड, वेरी स्लो, क्योंकि आपने अपने से अच्छे लोगों को, बाप लोगों को देखा नहीं होता। आप अपने फील्ड के, अपने लेवल के जब देखते हो कि यार मेरे से भी आगे लोग हैं, आप किसको देखते हो? बीकॉम वालों को देखते हो, ठीक है ना। उनसे तो तुम कहीं को ना आगे हो, तो तुमको तो लगता है अरे यार इनसे तो हम पैसे ऐसे वैसे अच्छे हैं। लेकिन जब तुम्हारे कम्युनिटी के लोग तुमको दिखता है यार नहीं यार ये देखना मेरे से भी, like this is by age he's younger than me but he's working more than me, earning more than me और स्टडिंग मोर देन मी और इंटेलिजेंट मोर देन मी, तो अपने को भी लगता है कि अपने को भी करना चाहिए। तो दैट काइंड ऑफ कल्चर वी आर गोइंग टू क्रिएट। तो इतना सब करने के लिए सर खर्चा कितना आएगा? तो मेरा रफ एस्टिमेट है एक 8 से 10 करोड़ का खर्चा आने वाला है ये पूरा प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए। मेन प्रोजेक्ट अभी जो चालू होने वाला है उसका डमी वर्जन चालू होने, उस डमी का डमी वर्जन ये है, ये रेंटेड में है, अभी ओन प्रीमाइसेस में चालू हो जाएगा। 2 साल लगेंगे उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। बट दैट इज द पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट मतलब समझते हैं आपको, छोटा वर्जन। और दिस इज द रियल प्रोजेक्ट। अब 10 करोड़ लगने वाले हैं। पकड़ लीजिए मैंने कोई बड़े व्यक्ति को, बड़े बड़े ताकतवर लोग होते हैं, उनको इनॉग्रेशन के लिए बुलाया, या उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि राम पाटिल जी या एलिट गुरुकुल ने ऐसा कोई क्लासेस खोला या कोई एक एकेडमी खोली है जहाँ पे ये सब होता है, बच्चों की जिंदगी बदलती है और अच्छा खासा अपने रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। तो वो आके बोल रहे कि आपने एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया, एक काम करो गवर्नमेंट आपको 4 करोड़ सब्सिडी देने वाला है।
तो 10 करोड़ का तो मेरा खर्चा हो गया था, अब गवर्नमेंट मुझको 4 करोड़ का क्या दे रहा है, सब्सिडी। सब्सिडी मतलब ग्रांट, समझता है ना, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रीब्यूट किया कि अच्छे काम में हमारा भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट का जब मेरे बुक में फिक्स असेट में वैल्यू पहले कितना था, तो 10 करोड़ था, मैं डेप्रिसिएशन भी 10 करोड़ पे मारने वाला था। अब सब्सिडी दिया गवर्नमेंट ने 4 करोड़ का, तो मैं अभी डेप्रिसिएशन कितने पे बुक करूंगा, 6 करोड़। ये 4 करोड़ जो है ना, ये कैपिटल सब्सिडी। बताओ क्यों कैपिटल सब्सिडी मैंने बोला, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को नॉक ऑफ करता है। मैंने क्या बोला समझा, मैंने प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो खर्चा लगा वो कौन सा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो वन टाइम होगा, बड़ी अमाउंट में होगा, एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट है वो। ओके, ये देखा कि बड़े इंसान ने ये किया हुआ है, तो छोटा इंसान भी आ गया, छोटे छोटे बड़े बड़े इंसान भी होते हैं, छोटे में बड़े इंसान, ठीक है ना। जैसे एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत बड़ा इंसान, स्टेट गवर्नमेंट हो गया उससे छोटा इंसान, ठीक है ना, फिर जिला परिषद और छोटा इंसान, फिर तालुका या नगर परिषद और छोटा इंसान, ग्राम पंचायत और छोटा इंसान, ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट की बॉडीज ही है, इन्होंने बोला हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आपकी जिला परिषद, कोल्हापुर जिला है कि आपने कोल्हापुर में ये किया, सर हमको भी अच्छा लग रहा है, एक काम करते हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी कितना आता है, मैंने बोला हमको इलेक्ट्रिसिटी महीने का ₹1,00,000 आता है। उन्होंने बोला ठीक है, आपका 60,000 रुपए का मतलब 60%, जो भी आपका बिल आएगा उसका 60% बिल आपको सब्सिडाइज किया जाएगा। मतलब क्या किया उन्होंने, क्योंकि मैं एजुकेशन रन कर रहा हूँ, सुबह 5 बजे कॉलेज चालू कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होती है, क्योंकि आपके कॉलेजेस डे लाइट में चलते हैं। हमारा सुबह 5 बजे चालू होने वाला है, तो हमको तो बाबा हीटर वगैरह लगा के रखना पड़ेगा बच्चों को नहाने वगैरह के लिए, ठीक है ना। और रातों की मतलब मॉर्निंग में सनलाइट तो होने वाला है नहीं, तो बिना सनलाइट के आप लेक्चर लोगे तो 7 बजे तक तो आपका अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होने वाला है। तो दैट्स द रीजन दे आर सेइंग कि ओके 60% हमारा भी कंट्रीब्यूशन रहे बच्चे के फ्यूचर बनाने के लिए, इसलिए हम भी चाहते हैं कि आपको कुछ हेल्प करें। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल को उन्होंने कॉम्प ऑफ किया, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹1,00,000 का महीने आता है, 60,000 वो लोग भरते हैं, मतलब बाद में पहले मुझे भरना पड़ता है ₹1,00,000, फिर उनको बिल सबमिट करना पड़ता है, फिर वहां से 60,000 आता है। और वो 60,000 जो है ना मेरी वर्किंग कैपिटल कॉस्ट को, वर्किंग कैपिटल समझता है आपको, वर्किंग कैपिटल ये शब्द क्या है, जो डे टू डे एक्सपेंडिचर होते हैं उनको क्या बोला जाता है। अब डे टू डे मतलब ऐसा नहीं कि रोज सैलरी देता हूं मैं, डे टू डे मतलब जो रेगुलर बिजनेस के खर्चे होते हैं उसको क्या बोला जाता है, वर्किंग कैपिटल। मतलब जो रेंट भरने के लिए यूज होता है, सैलरी देने के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, पेट्रोल एंड फ्यूल, इन सब में जो नॉर्मल खर्चा होता है उसके लिए जो किया जाता है पैसा, उसको वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। तो वर्किंग कैपिटल के बदले में अगर मुझको सब्सिडी मिला तो हम उसको रेवेन्यू सब्सिडी बोलते हैं। कौन सा सब्सिडी बोलते हैं। तो ये वाला एग्जांपल आपको मैंने कैपिटल सब्सिडी का दिया, ये कैपिटल के नेचर में होता है। और मैंने मेरा अगर वर्किंग कैपिटल या एक्सपेंसेस को अगर रिम्बर्स किया गवर्नमेंट ने, वर्किंग कैपिटल या एक्सपेंस को अगर रिम्बर्स किया, तो हम इसको कौन सी सब्सिडी बोलते हैं, रेवेन्यू, ठीक है ना। अच्छा, अब कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूजन होता है इनकम टैक्स लेवल पे, जब आप आगे आके पढ़ोगे तो कि रेवेन्यू क्या और कैपिटल क्या समझ में नहीं आता। तो हमने बोला कि आगे आओगे तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट है कि अगर किसी पर्टिकुलर असेट को लेके अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी कि राम पाटिल जी बिल्डिंग बनाई है, कॉलेज की बिल्डिंग बनाई है, और उस बिल्डिंग बनाने के लिए जितना खर्चा होगा उसका 40% हम आपको देंगे। अब ये असेट स्पेसिफिक हो गया, बहुत ही स्पेसिफिक हो गया, तो ही कैपिटल। अगर असेट स्पेसिफिक नहीं है तो रेवेन्यू, मतलब नेगेटिव डेफिनेशन बना दिया। तुम्हारा कैसा वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी का डेफिनेशन कैसा है, अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ, वैसा उन्होंने बता दिया, अ सब्सिडी विच इज इन रिलेशन टू फिक्स असेट, ओके, इज अ कैपिटल सब्सिडी। तो रेवेन्यू कौन सी, अ सब्सिडी विच इज नॉट अ कैपिटल सब्सिडी इज अ, ऐसा आगे आके पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी आपको समझा मैंने क्या बोला, डे टू डे खर्चे के लिए अगर रिम्बर्स किया गवर्नमेंट ने, तो उस सब्सिडी को, उस ग्रांट को क्या बोला जाता है, रेवेन्यू। और अगर किसी असेट की कॉस्ट को रिम्बर्स कर रहा है गवर्नमेंट, कॉम्पेंसेट कर रहा है, तो सर ये कहीं तो लिखा होगा, इस दुनिया में कहीं तो लिखा होगा, जिस दुनिया में ये लिखा हुआ है, AS12 बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, AS10, इसका नाम है गवर्नमेंट ग्रांट्स। इसका नाम क्या है, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। ग्रांट्स मतलब वही सब्सिडी, ठीक है ना, गवर्नमेंट ग्रांट, तो AS12 में लिखा हुआ है। तो मैं बता रहा हूं जो मन गनक कहानियां नहीं है, आगे जब क्या आपको समझ रहा है क्या पढ़ना है, मैं हिंट दे रहा हूँ, आपने AS12 पढ़ना भी नहीं, आपके सिलेबस में भी नहीं है। मैं तो आपको खाली आपके कान पे आवाज जानी चाहिए कि अच्छा ग्रांट करके कुछ होता है, अच्छा सब्सिडी करके भी कुछ होता है, अच्छा सब्सिडी के भी 2 प्रकार होते हैं, रेवेन्यू भी होता है, और आप बस इतना आपको बस ऊपर ऊपर से सुनना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। हाँ, फिर ऐसा कोई MCQ वगैरह आता है तो उसमें यूज भी हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको पढ़ने तो स्टैंडर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे, लॉ पढ़ना पड़ेगा, इनकम टैक्स का पूरा कानून पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको ये सब कुछ समझ में आना चालू होगा, ठीक है ना।
चलो आगे चल रहा हूँ। अ सब्सिडी ऑफ 40,000 रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल बाय मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। बताइए वर्किंग कैपिटल के लिए दिया गया रेवेन्यू, ठीक है ना। फिक्स असेट लेते बोलते फॉर परचेस ऑफ बिल्डिंग, ऐसा आता तो परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो क्या होता कैपिटल होता, ठीक है ना। अब ये मुझे क्वेश्चन जो है ना अपने आप में गलत लगता है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ, तो यहाँ पे ना टाइपिंग एरर है, पता नहीं इधर क्या है। ऑन अकाउंट ऑफ कैसे पता चलेगा, इंश्योरेंस क्लेम मतलब कुछ जल गया है, कुछ टूट गया है, कुछ डैमेज हुआ है। अब क्या डैमेज हुआ है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो इंश्योरेंस क्लेम रेवेन्यू है कि सब्सिडी है। जैसे मैंने आपको बताया, विनायक सर ने आपको टॉपिक पढ़ाया लॉस बाय फायर, तो वो स्टॉक का पढ़ाया था आपको कि बाबा स्टॉक जल जाता है अगर, तो स्टॉक का इंश्योरेंस होना चाहिए। स्टॉक बेचते तो आपको पैसे मिलता, लेकिन अभी आप स्टॉक बेच ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं बेच पाओगे, अरे जल गया, लॉस ऑफ स्टॉक है वो। और उसके आगे एक टॉपिक होता है छोटा सा लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट पढ़ा है क्या सर ने, पता नहीं उसमें है कि नहीं। एक होता है लॉस ऑफ स्टॉक, मतलब स्टॉक जल गया, और क्योंकि स्टॉक जल गया तो उसकी वजह से जो होने वाला प्रॉफिट था वो भी जल गया। जैसे स्टॉक तो मेरा 10,000 का था, तो 10,000 का स्टॉक जल गया, लेकिन 10,000 का स्टॉक में 25,000 में बेचने वाला था, तो ऊपर जो 15,000 मेरा लॉस हुआ उसको बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। एक तो मेरा लॉस ऑफ स्टॉक तो हो ही गया, वो तो 10,000 का था, लेकिन वो अगर जलता नहीं, मैं बेचता मार्केट में उसको, तो मार्केट वैल्यू मेरे स्टॉक की कितनी थी 25,000। तो मेरा दो लॉस हुआ ना यहाँ पे, एक तो स्टॉक जल गया और दूसरा प्रॉफिट भी जल गया, समझ लीजिए आप। तो इस दोनों का आपको कॉम्पेंसेशन देता है इंश्योरेंस कंपनी। तो वो वाला कॉम्पेंसेशन तो राजा बिजनेस इनकम है, वो तो रेवेन्यू है। लेकिन मैं बता रहा हूँ बिल्डिंग जल गई, मैं बता रहा हूँ मशीनरी जल गई, मैं बता रहा हूँ फर्नीचर जल गया, अब बताओ गाड़ी जल गई, तो क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है ना, मुझे नहीं पता क्या है, तो आप लिखिए ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल असेट। कैपिटल असेट आप लिख दीजिए, मतलब कि कैपिटल असेट जला, जो डैमेज हुआ है वो क्या है कैपिटल असेट है। और क्योंकि कैपिटल असेट डैमेज हुआ है तो जो रिसिट आएगा वो क्या होगा कैपिटल हो जाएगा, ऐसा मान लेते, क्योंकि शायद 5 का आंसर ए होगा। ये है, तो आंसर से हमने क्वेश्चन बनाया। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, ठीक है ना। यूजुअली हम क्वेश्चन देख के आंसर बनाते हैं, कभी कभी आंसर देख के क्वेश्चन बनाते हैं, होता है कभी कभी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है बाबा, इंटरेस्ट कमाया तुमने, अरे डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट कमा। इफ लैंड इज द सोर्स देन क्रॉप इज द इनकम, इफ अ ट्री इज द सोर्स देन फ्रूट इज द इनकम, डिवेंचर इज द सोर्स देन इंटरेस्ट इज द इनकम। तो इंटरेस्ट क्या हो गया रेवेन्यू, ठीक है ना। ये तो दोनों सिलेक्ट हो गया गलती से, तो ये आपका रेवेन्यू। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम आईडीबीआई एज अ मीडियम टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन फॉर ऑगमेंटिंग वर्किंग कैपिटल। ऑगमेंटिंग मतलब इंक्रीज करना, इनहांस करना, इनलार्ज करना। वर्किंग कैपिटल बढ़ाया, आप कंफ्यूज मत होइए। वर्किंग कैपिटल बोलते ही मन में आता है, वर्किंग कैपिटल वर्ड दिखते ही मन में आता है रेवेन्यू होगा, लेकिन टर्म देखिए आप, लोन, अभी लोन 3 टर्म में मिलता है, एक होता है शॉर्ट टर्म, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। ये तो समझ में आता है आपको। शॉर्ट टर्म मतलब विद इन 1 ईयर होता है, लॉन्ग टर्म मतलब जैसे मैंने अभी हाउसिंग लोन लिया है, ये जो अभी मैंने बोला ना, ये जो प्लॉट हमने लिया और उसके ऊपर जो गुरुकुल का पहला प्रोजेक्ट बनने वाला है, वो लोन जो है वो 29 ईयर्स का है। आप समझ रहे हो, मैं सीनियर सिटीजन होने तक ये लोन भरने वाला हूं, यहां से 30 साल आगे, इसको लॉन्ग टर्म लोन बोलते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि 29 ईयर का तो ही लॉन्ग टर्म होता है, एनीथिंग विच इज मोर देन 5 ईयर्स 7 ईयर इज लॉन्ग टर्म। तो मुझे बताओ फिर मीडियम टर्म क्या हो गया, मीडियम टर्म इज ऑब्वियसली मोर देन 1 ईयर टू 5 to 6 ईयर, 5 ईयर तक मान लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। 1 साल से 5 साल के बीच में जो लोन होता है, जो गाड़ियों का वगैरह होता है, आप अगर गाड़ी वगैरह लेते हो, 2 व्हीलर लेते हो, 4 व्हीलर लेते हो, तो लोन यूजुअली मीडियम टर्म वाला होता है। क्योंकि गाड़ी का लोन 30 साल का नहीं हो सकता ना, गाड़ी की लाइफ तो नहीं, क्या बिल्डिंग का लोन, जमीन का लोन क्यों 30 साल का दिया, क्योंकि जमीन की लाइफ, जमीन की बिल्डिंग चल सकती है 30 ईयर्स तक। तो मुझे बताओ, ये मीडियम टर्म लोन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको लोन, पहले तो लोन मिला है, ये बैलेंस शीट में लिखोगे कि पीएनएल में लिखोगे, तो लोन मतलब कैपिटल रेसिटी होना चाहिए। ऊपर से उन्होंने बताया भी कि मीडियम टर्म लोन है, तो ये क्या ही है कैपिटल रेसिट है। बात क्लियर है, कैपिटल रेसिट है, एक्सपेंडिचर में पैसा आया है ना, तो कैपिटल
रिसीट है। शेयर इश्यू करना भी मैंने बोला कैपिटल रिसीट होता है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट ऑर्डिनरीली इन इज रिपोर्टेड एज अ पार्ट ऑफ अर्निंग इन अ पीरियड टू विच, बताइए, ये तो यहाँ का है भी नहीं, बता रहा है रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करोगे। AS9 आ गया यहाँ पे, रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या आ गया, AS9, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करोगे आप। अरे बाबा सेल ऑफ गुड्स का रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करोगे, जब व्हेन सेल इज मेड। कैश की बात नहीं करना है, मैंने बताओ कैश सिस्टम में चलता है, तो ये पहला आंसर ही, ये तो रिपीटेड हुआ है, AS9 सेल इज मेड। अभी ये वाला देखो चुना लगाने वाला क्वेश्चन है। इफ रिपेयर कॉस्ट इज 25,000, रिपेयर किया आपने, रिपेयर भी मैंने बताया आपको दो टाइप का होता है ना, रिपेयर भी दो टाइप का होता है, रेवेन्यू रिपेयर एंड कैपिटल रिपेयर। मैंने बताया अगर प्रोडक्ट की कैपेसिटी बढ़ जाती है तो वो कैपिटल, और अगर नॉर्मल है मेंटेनेंस है तो रेवेन्यू। ये तो पता है आपको दो टाइप के रिपेयर होते हैं। तो इफ रिपेयर ऑफ इस रिपेयर कॉस्ट इज 25,000 एंड व्हाइट वॉश मतलब क्या करना, टॉप टू बॉटम बिल्डिंग को धोना। धोना मतलब आप ऐसे में समझो रेगुलर साफ सफाई है, रेगुलर नहीं, बहुत अच्छे से धोना, एसिड क्लीनिंग भी बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है ना, प्रॉपर क्लीनिंग करना, नहीं क्या वो कोने कोने में पान खा के थूक देते हैं, ऐसा होता है बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग वगैरह में गंदी करके रखते हैं बिल्डिंग, कुछ भी करके रखा है, जाले लगे पड़े, तो पूरा टॉप टू बॉटम कभी कभी बिल्डिंग को क्लीन करना पड़ता है, विच इज लिटिल एक्सपेंसिव, ठीक है ना, नॉर्मल क्लीनिंग से थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। ओवरहेड वाटर टैंक को भी साफ किया जाता है, क्योंकि वाटर टैंक भी साल में 2-3 बार तो यार साफ होना चाहिए कम से कम, ठीक है ना, वही पानी हम पीते, वही पानी हम यूज करते हैं, वही पानी आप नहाने के लिए, आप सोच रहे हो कि ये पानी से मैं नहाऊंगा तो मैं साफ हो जाऊंगा, पानी ही गंदा है क्योंकि टंकी गंदा है, और टंकी को आप साफ ही नहीं करते। पीने का पानी का टंकी कैसे हर 2 दिन में 3 दिन में साफ हो जाता है क्योंकि वाटर ड्रिंकिंग वाटर है, लेकिन जो यूज वाटर है वो कब साफ करते हो आप। तो ऐसा साल में एक आध बार कभी तो ऐसा मन बनाना होता है कि चलो, यूजुअली हमारे महाराष्ट्र के कल्चर में हम उसको दिवाली का नाम देते हैं कि अभी दिवाली आ रही है, अभी क्या करते, बिल्डिंग पहले साफ कर लेते हैं, ठीक है ना। हम भी देखते हैं, आपने उस दिन देखा गणेशा का डेकोरेशन कर रहे थे, हमने टॉप टू बॉटम क्या किया, बिल्डिंग साफ की। तो कभी कभी हम भी देखते हैं कि कोई त्योहार के नाम पे, कम से कम कोई फेस्टिवल के नाम पे बिल्डिंग टॉप टू बॉटम क्लीन हो, वो वाला क्लीनिंग मतलब व्हाइट वॉश होता है। एक्सपेंसेस ऑफ 5,000, बोथ ऑफ दीज एक्सपेंसेस रिलेट टू प्रेजेंटली यूज बिल्डिंग। नई बिल्डिंग है क्या ये, नहीं, ये प्रेजेंट बिल्डिंग में ही किया जा रहा है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैपिटल एक्सपेंडिचर है, प्रेजेंट बिल्डिंग में ही, ये करंट बिल्डिंग में ही हो रहा है। अरे ये रेवेन्यू है ना, कल हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें आपने नई सेकेंड हैंड बिल्डिंग खरीदी, और सेकेंड हैंड बिल्डिंग खरीदो तो मतलब वो पहले से गंदी करके देंगे आपको, अभी आपको उसको साफ करना है, फर्स्ट टाइम क्लीनिंग करोगे तो फिर वो क्या होता है, कैपिटल। ये प्रेजेंटली यूज बिल्डिंग है, मतलब आपकी रेगुलर बिल्डिंग है, तो ये रेवेन्यू होगा ना। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, अभी गणेशा के टाइम में हमने साफ सफाई किया, अब दिवाली आएगी तो दिवाली में साफ करेंगे 2-3 महीने के बाद फिर से, तो इसमें जो खर्चा होगा हमें वो क्या होगा, रेवेन्यू, क्योंकि रेगुलर एक्टिविटी है। ओके, कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बड़ा कर देना, पहले से इतनी थी अभी थोड़ा आपने यहां से बढ़ा किया, या तो आपने थोड़ा यहां से बढ़ा किया, जैसा भी है आपने एक्सटेंड किया बिल्डिंग। एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम, वायरिंग भी आपने चेंज किया, वायरिंग आप बार बार चेंज करते हो क्या, नहीं, ये दोनों के दोनों क्या है। अब सवाल देखो क्या पूछा है, द अमाउंट टू बी एक्सपेंस्ड इज, उन्होंने नहीं पूछा रेवेन्यू है कितना और कैपिटल कितना है, उन्होंने वर्डिंग क्या यूज की कि एक्सपेंस्ड कितना करोगे। मैंने और कल आपको दो शब्द बताए थे, एक होता है एक्सपेंस्ड और एक्सपेंस का अपोजिट होता है कैपिटलाइज्ड ना, एक एक्सपेंस्ड होता है और एक्सपेंस का अपोजिट क्या होता है, कैपिटलाइज्ड। बताइए एक्सपेंस मतलब क्या करना, एक्सपेंस मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, क्योंकि एक्सपेंस मतलब पीएनएल में डालना, और पीएनएल में हम क्या डालते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटलाइज मतलब कहां पे लिखना, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो ये क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि भैया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, पीएनएल के डेबिट में, इसमें से ये 4 आइटम में का पीएनएल के डेबिट में कितना जाएगा, 30,000 जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला आंसर हो गया आपका 30,000। ये समझ में आया आपको ये क्यों ऐसा है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन था। What are the basic consideration distinguishing between capital and revenue expenditure? ये पहला ही सवाल आया था, आपको पता ही होगा क्या पहला सवाल था। नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड है, रिकरिंग नेचर के ऊपर डिपेंड है, पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड है, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है, एंड अमाउंट कितनी है, बहुत बड़ी है कि कम है, मटेरियल अमाउंट है कि छोटी अमाउंट है। तो इसका मैंने हमेशा एग्जांपल दिया था कि ये मार्कर हमारा असेट तो है लेकिन ये इमटेरियल वैल्यू का है, तो इसको हम बैलेंस शीट में
नहीं लिखते। कैलकुलेटर हमारा असेट तो है लेकिन हम बैलेंस शीट में नहीं लिखते। अब यह वैक्यूम हमारा असेट तो है, बैलेंस शीट में भी लिखते हैं, मटेरियल है। हाँ, खाना पीना खाने के लिए यूज मत करो इसको। आगे डिफाइन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड गिव एग्जांपल। कर ही सकते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जो रिकरिंग नेचर में होता है, बिजनेस ऑर्डिनरी कोर्स में आता है, उसके कुछ एग्जांपल दे दीजिए, उन्होंने बोला है, ठीक है ना। रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, बहुत सारा दे सकते हो आप। तो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 1 का थियोरेटिकल फ्रेमवर्क का यूनिट नंबर 3 एंड होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, नॉट सेड बाय मी, सेड बाय साइली एंड विनायक सर। और मैंने भी बोला आपको कि इंपॉर्टेंट है, मैंने अलग लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट बोला था कि आगे जब आओगे आप इंटर पे, जब आओगे सीए इंटर पे, तो इनकम टैक्स करके आपके सिलेबस में एक एक्ट आएगा और वहां पे इन दोनों का डिस्टिंक्शन होना बहुत जरूरी है। मतलब ऐसे तो 2 नहीं 4 आइटम है इसमें, रेसिट के 2, रेवेन्यू रेसिट एंड कैपिटल रेसिट, और एक्सपेंडिचर की भी 2, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन चारों का क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होना आगे के करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जरा उसके ऊपर प्लीज ध्यान दीजिए, डू नॉट टेक दिस चैप्टर लाइटली, ओके। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वैसे भी बहुत सारे बच्चे ज्यादा मन लगा के नहीं पढ़ते, लेकिन उसमें का कुछ कुछ तो एटलीस्ट जो बोल रहे हैं हम, मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट उतना तो आपको मन लगा के करना चाहिए, ओके। कुछ डाउट होगा तो पूछिए, नहीं तो मैं नया चैप्टर चालू करूँ।